दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। मैं आज आपको एक नए खौफनाक मैन ईटर शेरनी की स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। इस शेरनी के द्वारा कुल मिलाकर टोटल 11 इंसानों को और 70 जो पालतू पशु थे उनको और ना जाने कितने ही कुत्तों को मारकर खा लिया गया था। और ये जो 11 इंसान इसने मारे थे उनको केवल इसने मारा ही नहीं था, उनको खाया भी था। और ये शेरनी का जो ऑपरेशन एरिया था जहां पर ये एक्टिव थी वो था भीरा नाम का एक कस्बा जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है और शारदा नदी वहां से ज्यादा दूर नहीं है। इस शेरनी ने जो घटनाएं की थी वो सब मैं आपको एक एक कर बताऊंगा। और ये शेरनी 1980, 1981, 82 में ये एक्टिव थी वहां पर। और ये जो स्टोरी है ये 45-46 साल पुरानी स्टोरी है। और जब मैं वहां पर 83 में गया था तब मेरे को इस शेरनी की स्टोरी के बारे में मालूम पड़ा था। और ये जो शेरनी थी इसके पैरेलल उस समय में एक तारा नाम की शेरनी भी एक्टिव थी वहां पर और उसने कुल मिलाकर के 22 इंसानों को मारकर खाया था। और उस तारा नाम की शेरनी को मारा था राम लखन सिंह ने, जो कि दुधवा नेशनल पार्क के डायरेक्टर थे। और वो शेरनी भी 1980 में 11 नवंबर को मारी गई थी और उसने कुल मिलाकर 22 इंसानों को मारकर खाया था। और उसके बाद में उस तारा नाम की जो शेरनी थी उसका जो बेटा था वो भी एक्टिव हुआ था सुलूकापुर में और उसने कुल मिलाकर 14-15 इंसानों को मारकर खाया था। और उसको भी राम लखन सिंह के द्वारा ही मारा गया था। और ये दोनों स्टोरियां मैंने डाली हुई हैं मेरी प्लेलिस्ट में। आप जाओगे तो दुधवा नेशनल पार्क मैन ईटर के नाम से स्टोरी मिलेगी और सुलूकापुर मैन ईटर टाइगर के नाम से स्टोरी मिलेंगी, आप उसको देखना। और उसी इलाके के आसपास और उसी टाइम के आसपास ये जो शेरनी थी ये एक मरहया नाम का एक नाला पड़ता है। नाला मतलब एक जंगली नाला है जो कि शारदा नदी है वो भीरा कस्बे के पास से जो बरुआ नाम की एक जगह है वहां से एक छोटा सा एक चैनल निकलता है, एक नाला निकलता है। और करीब 25-30 किलोमीटर का सफर तय करके वो जमनाहा जो नाम का एक गांव है उसके पास जाकर के दोबारा से शारदा नदी में ही जाकर मिल जाता है। इस प्रकार से इस जमनाहा नाले का जन्म शारदा नदी में से ही होता है और शारदा नदी में ही जाकर मिल जाता है। लेकिन ये जो नाला है जमनाहा का और शारदा नदी के बीच में जो एरिया है वहां पर उस समय में घने जंगल थे और जगह जगह पटेर और कुशा घास वहां पे उगी रहती थी। और उन जंगलों में शेर मिलते थे और वो शेर थे वो जो फार्म हाउस थे गन्ने के उनके बीच में आकर के रहना शुरू कर देते थे। और इस प्रकार से अक्सर ही उस इलाके में उस समय में भी और आज भी जो शेर है वो गन्ने के खेतों में आकर रहते हैं। और जो गन्ने के खेत में जब शेर आता है तो जो स्थानीय लोग होते हैं उनकी जान को थोड़ा खतरा हो जाता है। लेकिन ये जो शेर है ये फसलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि फसलों की रक्षा ही करते हैं। जंगलों से निकलकर गन्ने के लालच में जंगली सुअर भी तो आते हैं और साथ में आते हैं हिरन भी और उन फसलों को वो खा जाते हैं जो किसानों के द्वारा लगाई गई होती हैं। और उनके लोभ में ये शेर भी आते हैं इन जानवरों के पीछे इनका शिकार करने। और जिस गन्ने के खेत में ये जो शेर होता है, शेर मतलब टाइगर, इसने अपना डेरा जमाया होता है वो वहां पर और उसके आसपास के जो और गन्ने के खेत होते हैं वहां पर जंगली सूअरों की और हिरनों की आने की हिम्मत नहीं होती और इस तरह से ये फसलों की रक्षा ही करते हैं। लेकिन इसके बदले में जो ये क्या चाहते हैं सावधानियां, वो सावधानियां किसानों के द्वारा बरती जाए जब वो उन गन्ने के खेतों में जाते हैं। एक तो वो शाम को या रात को अकेले या 2 जने ना जाए, 3 या 4 जनों की टोली में जाए। दूसरा, जब भी वो उन गन्ने के खेतों में जाए तो आसपास इनके पगमार्क जरूर चेक कर लें क्योंकि शेरों के पगमार्क वहां जरूर बने होते हैं। और कुछ इस प्रकार की सावधानियां होती हैं लेकिन फिर भी सावधानियां ना बरती जाने पर कुछ घटनाएं भी हो जाती हैं। और ये घटनाएं उस समय में भी होती थी और आज भी होती हैं और कई इंसान इन शेरों के द्वारा मारे जाते हैं। और जो मैं आज आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूं वो स्टोरी है भीरा के मैन ईटर शेरनी की स्टोरी, जिसने कुल मिलाकर के 11 इंसानों को मारकर खा लिया था। जनवरी 1981 की बात है।
प्रेम नाम का एक चरवाहा अपनी 11 भैंसों के साथ, जो कि भीरा का रहने वाला था, और ये जो भीरा का कस्बा है आज की तरह का नहीं था, उसमें इसकी आबादी बहुत कम थी। और ये जो प्रेम था अपनी 11 भैंसों के साथ उस मरहया नाले के पास भैंसों को चराने के लिए लेके गया था। और जो वो भैंसें थी वो मरहया नाले से करीब 100 गज अंदर की तरफ घास चर रही थी। और चरते चरते जब उनको पानी की इच्छा हुई तो वो उस मरहया नाले की तरफ जब भैंसें जाने लगी तो अचानक ही भैंसें खड़ी हो गई, और खड़ी होकर के बड़ी चौकन्नी होकर के उस नाले की दिशा की तरफ देखने लगी, जहां की बड़ी बड़ी घासें उगी हुई थी, जंगली घासें। और दरअसल में उन घासों में ये मरहया की शेरनी, वही भीरा की मैनीटर जो शेरनी है, वो छुपी हुई थी। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है वो मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ। और ये भैंसें जब चौकन्नी होकर उस दिशा की तरफ देखने लगी तो जो प्रेम कुमार था वो भी चौकन्ना हो गया, और उन भैंसों को चौकन्ना होकर देखते रहने से उसने उस दिशा की तरफ देखा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। और ये जो भैंसें होती हैं ये केवल शेरों को देखकर ही चौकन्नी नहीं होती, कई बार सांप वाप को देखकर भी चौकन्नी हो जाती है। तो जो प्रेम कुमार था उसने ये समझा कि किसी सांप को देख करके शायद ये भैंसें चौकन्नी हो गई हैं। और उसका जैसे ही प्रेम का थोड़ा सा ध्यान भटका, और ना जाने किस समय अचानक से वो शेरनी निकली उस घास में से, और एक 1.5 साल के भैंस के कटरे को उठा करके वो ले गई। और जब वो कटरे के ऊपर उस शेरनी ने हमला किया तो जो भैंसों में भगदड़ मची, उस भगदड़ की वजह से प्रेम का जो ध्यान उस दिशा की तरफ गया, लेकिन उसे कुछ नजर ही नहीं आया, क्योंकि इस कुछ ही क्षण में वो शेरनी बिजली की तरह चमकी और भैंस के कटरे को लेकर के घास में चली गई। और प्रेम को पता ही नहीं चला कि उसका एक कटरे को शेरनी उठा करके ले गई है। और उस कटरे की जो माँ भैंस थी वो अपने बच्चे को बचाने के चक्कर में बड़ी तेजी से उस शेर के पीछे ही उन घासों के अंदर चली गई। और उस भैंस को इतनी तेजी से घास के अंदर जाते हुए देखकर प्रेम भी हैरान था। और जब वो भैंस उस घासों के अंदर घुसी अपने बच्चे को बचाने के लिए, तो जो शेरनी थी उसने उस कटरे को छोड़ा और उसने भैंस के ऊपर हमला कर दिया, और भैंस के ऊपर चढ़ के उसकी जो पीछे गर्दन का हिस्सा है उसको उसने अपने दांतों से दबा लिया। क्योंकि जो शेर होते हैं वो उनकी कोशिश तो यही होती है कि जो बड़ा जानवर होता है उसको वो नीचे से पकड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर उसने उस भैंस को केवल भगाने भर के लिए उसने उस भैंस के ऊपर हमला किया था। उसको उसकी मारने की कोई कोशिश नहीं थी, क्योंकि उसने अपना शिकार तो उस कटरे को मार ही लिया था। और जब शेर ने उस भैंस की पीठ पर बैठी और उसकी गर्दन को उसने दबोचा यहाँ से, तो भैंस बड़ी जोर से रंभाई, और भैंस के ऊपर बैठे हुए शेर को उस चरवाहे प्रेम सिंह ने भी देखा। 100 गज दूर से ही प्रेम ने जोरों से शोर मचाया अपनी भैंस को बचाने के लिए, और भैंस भी अपनी जान बचाने के लिए प्रेम की दिशा की तरफ ही भागी जहां वो और भैंसें थी। और उस भैंस की जो हिम्मत थी वो जवाब दे चुकी थी, और उसका इरादा बदल चुका था अपने बच्चे को बचाने के लिए। वो बड़ी हिम्मत करके उस घास में घुसी थी। जब उसी के ऊपर हमला हो गया तो वो अपनी जान बचाने के लिए वापस पलटी, और शेरनी ने उस भैंस को छोड़ दिया, और छोड़ करके वो दोबारा जो उसका कटरे का शिकार था उसको लेकर के और आगे ड्रैग करके वो मरहया नाले की तरफ चली गई। और इधर जो भैंस थी वो दूसरी भैंसों में आकर जब मिल गई तो जो प्रेम था उन भैंसों को हाँक करके थोड़ा सा और आगे ले गया, लेकिन वो जो भैंस थी उसके गर्दन पर एक बड़ा घाव हो गया था, और कुछ दूरी तक तो वो उन भैंसों के साथ में चलती रही, और 100-200 कदम जा करके वो गिर गई, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि एक बहुत बड़ा जख्म उसकी गर्दन पे उस शेर के द्वारा कर दिया गया था। और इस प्रकार प्रेम की एक भैंस को और उसके बछड़े को, दोनों को उस शेरनी के द्वारा मार दिया गया था और बछड़े को खा लिया गया था। इस शेरनी के द्वारा जो पहली मानव हत्या थी वो 30 अगस्त 1981 को की गई थी। भीरा में अजीत सिंह का गन्ने का फार्म था, और गन्ने के पौधे जब कुछ बड़े हो जाते हैं तो खेत के अंदर वह उसके किनारे पर दूब घास भी बड़ी हो जाती है। और भीरा गांव के 2 लोग इसी दूब घास को काटने के लिए उस फार्म हाउस की तरफ गए हुए थे। उनका नाम था सुंदर और पंडित दयाराम।
घास लाने के लिए ये सुबह 8 बजे अपने घर से चले थे। ये भीरा के ही रहने वाले थे और अजीत सिंह के गन्ने के फार्म पर घास काटने गए थे, जो भीरा से 2 किलोमीटर दूर था। 2 किलोमीटर चलकर ये दोनों जने दो खेतों में अलग अलग दिशा में घुस गए। ये दोनों जने एक दूसरे से केवल 150 या 200 फीट की दूरी पर ही थे और गन्ने के खेतों में इतनी दूरी काफी होती है। पंडित दयाराम की जो उम्र थी वो 30 वर्ष की थी और जो सुंदर था वो 55 वर्ष का था। जिस जगह सुंदर घास काटने गया था वहां से करीब 20-30 गज की दूरी पर मरहिया की उस शेरनी ने रात को एक जंगली सुअर को मार कर रखा था और उसकी आधी बॉडी को उसने खा लिया था और आधी बॉडी की सुरक्षा में वो वहीं उसी गन्ने के खेत में लेटी हुई थी। इस बात से बेखबर सुंदर घास काटता उसी दिशा की तरफ बढ़ा और शेरनी ने जब सुंदर को देखा तो उसने घात लगाई और इतनी सफाई से पीछे से पकड़कर उसने सुंदर को मार डाला कि सुंदर को भी पता नहीं चला कि मौत के रूप में उसे किस जानवर ने आकर पकड़ा है और मार डाला है। दयाराम की जब घास की गठरी पूरी होगी, उसने अपने हिस्से की पूरी घास काट के उसकी गठरी बना ली, तो उसने सुंदर को आवाजें लगाई और जब सुंदर को वो आवाज मार रहा था उस समय वो शेरनी सुंदर को मार चुकी थी और उसको ड्रैग करके घसीट करके वो दूर ले जा रही थी, क्योंकि जो शेर होते हैं वो जहां पर अपना शिकार करते हैं उस जगह पर उसको कभी नहीं खाते। वहां से 100, 150, 200 गज निरापद जगह पर जहां पर उन्हें लगे कि उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा वहां ले जाकर वो खाते हैं। और जब दयाराम ने सुंदर को आवाजें लगाई तो उसको कोई उसका जवाब नहीं आया, तो उसने सोचा कि 55 वर्ष का है, मैं जाकर के उसकी हेल्प कर देता हूँ और गठरी उसके सिर पर रखा दूंगा। और उसको पता तो था कि वो किस दिशा में घास काट रहा है, तो जो दयाराम था वो उसी दिशा की तरफ गया जिधर सुंदर घास काट रहा था और वहां पर जाकर उसने देखा कि सुंदर की तो गठरी ही नहीं बंधी हुई, उसने घास काट करके उसके पूले बना करके गुच्छे बना करके रखे हुए थे और वहीं पर उसकी एक चप्पल भी पड़ी हुई थी और घसीटन के निशान भी थे और गन्ने भी टूटे हुए थे और वहां पर शेर के पच्चीन भी उसे मिले। और उसे समझते देर ना लगी कि ये जो सुंदर है ये एक शेर का शिकार हो गया है। इस बात का उनको तो पता था, वो लोकल थे कि अक्सर इन गन्ने के खेतों में रात को शेर आ जाते हैं, लेकिन इस तरह दिन में 9-10 बजे शेर मिल जाएगा और मारकर ले जाएगा इसकी उसे उम्मीद नहीं थी। और उसमें वहां पर कोई मैन ईटर एक्टिव भी नहीं था। जब कोई मैन ईटर ऐसे सर्टेन एरिया में एक्टिव हो जाता है तो ये जो गांव वाले होते हैं फिर ये सावधानियां अधिक बरतते हैं और ये फिर दूर सुनसान इलाके में नहीं जाते। लेकिन इस मैन ईटर शेरनी की ये पहली वारदात थी और यहां से उसने सुंदर को मार करके इसकी शुरुआत कर दी। और जो दयाराम था वो अपनी गठरी भी छोड़ करके और सीधा वो भीरा की तरफ भागा और वहां जाकर के उसने वहां लोगों को बताया, गांव वालों को बताया। और भीरा उस समय एक गांव की अवस्था में था, आजकल तो भीरा काफी बड़ा हो गया है। तो वहां से 10-12 जनों की पार्टी चली और उनके पास 2-3 राइफलें भी थी। और जब वो उस गन्ने के खेत में पहुंचे तो वहां पर जो खून का निशान था उसका पीछा करते गए और ड्रैगिंग भी साफ नजर आ रही थी क्योंकि गन्ने टूटते जा रहे थे। और वो फायर करते हुए जब आगे बढ़े तो शेरनी वहां से करीब 40-50 गज आगे जाकर के सुंदर की बॉडी को वो खा रही थी। जब उसने फायरों की आवाज सुनी तो वो उस बॉडी को छोड़ करके चली गई और सुंदर की बॉडी को खाने के लिए 2 से 3 घंटे उस शेरनी को मिल गए थे और इन 2-3 घंटों में उसने सुंदर की दोनों टांगे खा ली थी। और इस प्रकार सुंदर की आधी खाई बॉडी को रिकवर करके लाया गया और ये इस मैन ईटर शेरनी का पहला शिकार था और यहां से इस मैन ईटर शेरनी की शुरुआत हुई और फिर इसने कुल मिलाकर के 11 इंसानों को मारकर खाया। और जो जो मुझको याद है वो सब मैं आपको इसका डिटेल में आपको बताऊंगा। भीरा से किशनपुर जो गांव है वो करीब 14 किलोमीटर दूर पड़ता है और वहां पास में ही किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का इलाका है। और ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है इसमें जो लोकल गांव वाले होते हैं उनको अपनी जरूरतों की लकड़ और पत्ते और जो घास वगैरह होती है उसको लाने की अनुमति होती है। और ये जो 50 वर्ष का कन्हई था ये अपने 22 साल के बेटे के साथ में और अपनी वाइफ के साथ में, कुल ये 3 जने थे। ये किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में करीब 2 किलोमीटर अंदर गए
घास लाने के लिए। ये घास लाने गए थे छप्पर डालने के लिए। छप्पर के ऊपर इन्होंने, छप्पर मतलब एक अस्थाई शेड होता है जानवरों का, जानवरों के जहां जानवर बांधे जाते हैं उनके ऊपर छत बनाई जाती है। और वो घास के पूले लाने के लिए गए थे, गुच्छे लाने गए थे घास के। और 2 किलोमीटर अपनी बैलगाड़ी पर जाकर के किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर उन्होंने अपनी बैलगाड़ी एक जगह खड़ी करी और नीचे उतर कर ये तीनों जने जो घास थे उनको काटने लगे। और ये जो घास थी ये करीब 7-8 फीट लंबी घास थी। और उसके अंदर उतर के, घास के अंदर उतर कर ये एक दूसरे से ज्यादा दूरी पर नहीं थे, केवल 15-20 फीट की दूरी पर ही थे। तीनों जने आपस में बातें भी करते जा रहे थे और घास भी काटते जा रहे थे। और वो जो शेरनी थी इनकी बातों को सुन करके घात में आगे बढ़ी, क्योंकि वो कहीं आसपास ही वहां पर होगी। और जब वो शेरनी इनकी दिशा की तरफ घात लगाते आगे बढ़ रही थी तो कुछ गीदड़ों को डिस्टर्ब करती ही वो आगे को निकली। 2-3 गीदड़ थे और वो जोरों से बोलने लगे। और गीदड़ की आवाज सुन करके ये जो कन्हई था ये थोड़ा चौकन्ना हुआ, क्योंकि कन्हई थोड़ा सा आगे चला गया था। लेकिन उनके लिए तो ये नॉर्मल सी बात थी, कई बार उन्होंने गीदड़ों को इस प्रकार से बोलते खेतों में भी सुना था। दरअसल में वो जो गीदड़ थे वो शेरनी को देख करके बोल रहे थे। और एक त्रिभुज 3 कोने आकार का एरिया आप समझ लो, एक जगह पे शेरनी थी और उससे करीब 100 गज की दूरी पर घासों में वहां पर गीदड़ बोल रहे थे। उन दोनों के बीच में नीचे की तरफ करीब उनसे भी 100 गज दूर वो तीनों जने घास काट रहे थे। मतलब एक त्रिभुज, त्रिकोण बना हुआ था। और जो गीदड़ थे वो उन 3 जनों से 100-125 गज की दूरी पर बोल रहे थे। और जो शेरनी थी वो लेफ्ट साइड में 100-125 गज की दूरी पर थी। और शेरनी का ध्यान बिल्कुल नहीं भटका गीदड़ों की आवाज से, लेकिन ये जो कन्हई था इसका आवाज थोड़ा सा इस गीदड़ों की आवाज से इसका ध्यान भटका। और कन्हई खड़ा होकर के देखने लगा कि गीदड़ किस दिशा की तरफ से बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। जब जैसे ही कन्हई खड़ा हुआ तो वो जो शेरनी थी वो कन्हई को ही टारगेट बना करके आगे बढ़ रही थी। और उसने जब देखा कि कन्हई खड़ा होकर के चारों तरफ देख रहा है तो वो वहीं तुरंत नीचे बैठ गई। और लेकिन गीदड़ तो तब भी लगातार बोल रहे थे। और कन्हई ने सोचा कि चलो ये जो थोड़े से मेरे हाथ में गुच्छे हैं इसी को रख करके चलते हैं। और जैसे ही कन्हई मुड़ा वो शेरनी घात लगाती हुई फिर आगे बढ़ी। और इतने में जो बैल बंधा हुआ था बैलगाड़ी के साथ में, उसको शेरनी की आहट का पता चल गया। क्योंकि ये जो जानवर होते हैं इनकी जो छठी इंद्री होती है ये ज्यादा एक्टिव होती है इंसानों के मुकाबले, और इनको जल्दी पता चल जाता है। और वो जो बैल था वो एकदम से बैलगाड़ी समेत ही जिस तरफ उसका मुंह था उसी दिशा की तरफ वो भागा। और बैल को बैलगाड़ी लिए हुए भागते हुए देख करके जो कन्हई का बेटा था और जो उसकी वाइफ थी वो उस बैलगाड़ी के पीछे भागे बैल को पकड़ने के लिए कि बैल कहाँ भागे जा रहा है। और अब उसको पकड़ने के लिए जब कन्हई की वाइफ और उसका बेटा भागा तो पीछे से जो कन्हई था वो भी भागता हुआ आया पगडंडी पर। और वो उसने भी देखा कि बैल आगे आगे भाग रहे हैं और उसके पीछे पे उसकी वाइफ भाग रही है, उसके पीछे उसका बेटा है और पीछे कन्हई भी भागा। अब एक सिचुएशन ऐसी बन गई कि 3 लाइन बन गई। सबसे आगे बैल था, बैलगाड़ी के साथ भाग रहा था, उसके पीछे उसका बेटा और उसकी वाइफ थी, उसके पीछे कन्हई भाग रहा था। और जब शेरनी ने देखा कि शिकार उसके हाथ से निकला जा रहा है और उसने अब छिपने की कोई जरूरत नहीं समझी और उसने एक छलांग लगाई और पगडंडी पर आ गई और दूसरी छलांग में ही उसने कन्हई को जाकर के दबोच लिया। और दबोच करके उसको गर्दन से पकड़ करके उसी घास के पुल जंगल में वो घसीट कर ले गई। और जब पीछे से कन्हई की चीखने की आवाज आई, जब उन्होंने पलट कर देखा तो उनको केवल इतना ही नजर आया कि एक शेर कन्हई को घसीट करके उस घास के जंगल में ले गया है। केवल 1-2 सेकंड तक ही उनको ये सीन नजर आया और कुछ ही देर में वो जो शेर था वो कन्हई को लेकर के जंगल में चला गया। और वो हैरान मंत्र से बंधे नाक की तरह कुछ क्षण के लिए तो खड़े ही रह गए, उन कुछ बोल भी नहीं पाए। और वो जो बैल था वो भागते ही चला जा रहा था। वो कन्हई का बेटा था और उसकी वाइफ थे,
उन्होंने वो बैलगाड़ी का पीछा करना छोड़ दिया, क्योंकि बैल काफी दूर निकल गया था, और उन्होंने उसको किस्मत के सहारे छोड़कर अपनी जान बचाई और वापस वो अपने गांव की दिशा की तरफ भागे। और करीब पौन घंटे में जब वो गांव में पहुंचे तो वहां जाकर के उन्होंने सूचना दी कि इस प्रकार जो कन्हैया है उसको शेर के द्वारा उठा लिया गया है, और जो बैल है और जो बैलगाड़ी है वो भी लापता है। और तब गांव से एक खोजी दल बना, और इस प्रकार कन्हई की आधी खाई बॉडी को जो खोजी दल था वो बरामद करके लाया। और जो सारा दिन वो ढूंढते रहे, लेकिन ना तो बैलगाड़ी मिली और ना ही वो बैल मिले। और बाद में अगले दिन वहां से करीब 2-2.5 किलोमीटर दूर जो बैलगाड़ी थी वो तो मिल गई, लेकिन बैल नहीं मिला, क्योंकि बैल को किसी जंगली जानवर के द्वारा रात को ही मार दिया गया था और उसको भी खा लिया गया था। और इस प्रकार यह इस शेरनी की दूसरी घटना थी मैनीटिंग की। और इसके बाद में इस शेरनी के द्वारा जो अजीत सिंह थे उनका जो बेटा था सुमेल, उसको पकड़ने की कोशिश की। 28 मार्च 1982 रविवार का दिन था, और अजीत सिंह जो भीरा के निवासी थे, उनका जो फार्म हाउस था गन्ने का, वो भीरा से करीब 2 किलोमीटर दूर था। और उनका बेटे का नाम था सुमेल सिंह। सुमेल सिंह अपने खेत को तैयार करने के लिए सुबह 4 बजे ही अपना ट्रैक्टर लेकर के उस फार्म हाउस की तरफ वो गया, और गन्ने की बुआई करनी थी, इसके लिए वो खेत को तैयार करने के लिए सुबह ही निकल गया था। और वो अपने खेत को तैयार कर रहा था, ट्रैक्टर चला रहा था, और उसके बगल वाला जो फार्म था उसमें गन्ने लगे हुए थे, और वो अपने खेत में गन्ने लगाना चाहता था। इसके लिए वो फसल उस खेत को तैयार कर रहा था, और पूरा इलाका प्लेन था, वो कोई वहां पे कोई किसी तरह की कोई फसल नहीं उगी हुई थी। और जब ट्रैक्टर चला रहा था तो हल्की हल्की तारों की रोशनी थी, सर्दियों का समय था, हल्की हल्की सर्दी थी, और तारों की रोशनी में उसको ऐसा लगा कि जहां से वो अभी ट्रैक्टर को चला करके आ रहा है उस जगह पर कोई काली सी ढेरी पड़ी हुई है, कोई बोरा टाइप की चीज, कोई गुच्छा बन के कोई पड़ा हुआ है। तो वो बड़ा हैरान हुआ सुमेल सिंह कि मैं अभी तो उधर से ट्रैक्टर को चला करके लाया था और बिल्कुल साफ था, वहां पे एरिया कुछ भी नहीं था, और ये गुच्छा सा क्या पड़ा हुआ है काला सा। और अंधेरे रात होने की वजह से और तारों की हल्की रोशनी की वजह से उसको हल्का सा धुंधलापन सा दिख रहा था, लेकिन क्लियर नहीं दिख रहा था। तो सुमेल सिंह ने उस ढेरी को साफ देखने के लिए अपने ट्रैक्टर को घुमाया, और जैसे ही उसने अपने ट्रैक्टर को घुमाया और उस ट्रैक्टर की जब हेडलाइट वहां पे पड़ी तो वो जो गन्ने की ढेरी थी वो एक शेर में तब्दील हो गई, और उसकी जो धारियां थी वो साफ नजर आ रही थी उस हेडलाइट में। और सुमेल सिंह बड़ी हैरानी में देखने लगा कि वो शेरनी पूरी तरह आक्रामक मूड में नीचे चिपक कर बैठी हुई थी और सुमेल सिंह की तरफ ही वो देख रही थी। और जान पड़ता है वो गन्ने के खेत में ही कहीं होगी, और जो सुमेल सिंह को उसने देखा तो उसकी घात में वो आ गई और वहां पर आकर के वहीं चिपक करके बैठ गई। और अगर सुमेल सिंह वापिस एक राउंड लेकर के उस दिशा की तरफ जाता तो अवश्य उसको छलांग लगा करके पकड़ सकती थी। और सुमेल सिंह उससे करीब करीब 100-150 फीट की दूरी पर था, और सुमेल सिंह ने बड़ी जोरों से हाथ से तालियां बजाई और शोर मचाया, लेकिन उसका शेरनी पर कोई असर नहीं हुआ। केवल इतना इफेक्ट पड़ा कि शेरनी थोड़ी सी खड़ी हो गई, और खड़ी होकर के वो बड़ी आक्रामक मुद्रा में सुमेल सिंह को देखने लगी। और उसकी आक्रामक मुद्रा को देख करके जो सुमेल सिंह था वो घबरा गया, और उसने तुरंत अपना ट्रैक्टर मोड़ा और उसको तेजी से अपने घर की तरफ भगाया। और पता नहीं पीछे से शेरनी ने ट्रैक्टर का पीछा किया या वो गन्ने के खेतों में छिप गई, लेकिन इस प्रकार सुमेल सिंह की उस शेरनी से जान बच गई और सुमेल सिंह सुरक्षित घर पर पहुंच गया। सुमेल सिंह इस घटना से बहुत अधिक घबरा गया था, और अगर उसका ट्रैक्टर घबराहट की वजह से या किसी और वजह से बंद हो जाता तो अवश्य ही वो इस मैनीटर शेरनी का शिकार हो जाता, क्योंकि वहां पर दूर दूर तक कई किलोमीटर तक कोई भी इंसान नहीं था। लखनऊ जू के जो डायरेक्टर थे अशोक सिंह, उनको इस शेरनी को मारने की जिम्मेदारी सौंपी गई। मार्च 29 सन 1982 को
सुमेल सिंह को जिस खेत में शेरनी मिली थी, उस खेत के बगल में जो एक पगडंडी थी जो रास्ता गांव की तरफ जाता था, वहां पर एक शीशम का पेड़ था। उस पगडंडी के नीचे बीचों बीच, यानी वो पगडंडी जो थी वो करीब 15-16 फीट चौड़ी थी और ट्रैक्टर आसानी से उस पर जा सकता था। उसके बीचों बीच खूंटा गाड़ करके एक भैंस का कटरा बांधा गया और उससे करीब 30 गज की दूरी पर एक शीशम का पेड़ था, बिल्कुल सीधा, और 7 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब कि 21-22 फीट की हाइट पर एक मचान बांधा गया। और मचान बांध करके जो अशोक सिंह थे वो अपनी 375 मैग्नम राइफल के साथ में उसके ऊपर बैठ गए और साथ में उनके एक फॉरेस्ट गार्ड बैठा 12 बोर की राइफल के साथ में, और नीचे कटरा बंधा हुआ था। और जब ये शिकारी दल ऊपर मचान पर जाकर के अच्छी तरह से बैठ गया तो उन्होंने इशारा दिया कि वो अब कंफर्टेबल रूप से बैठ गए हैं। और फिर ट्रैक्टर पर उस कटरे को लाया गया था। साथ में 15-20 जने आए थे, पैदल नहीं आए थे, और वहां पर उस कटरे को बांध करके वो ट्रैक्टर चला करके वापस चले गए। और उनके जाते ही एकदम से खामोशी छा गई और शाम के 4 बजे वो ये सब एकदम रेडी हो गया था मंच शेरनी को मारने के लिए। और वो जो कटरा था उस लोगों के जाने के बाद लगातार बोलता रहा और कुछ देर बोलने के बाद वो थक कर बैठ गया और धीरे धीरे जो शाम थी वो रात में परिवर्तित हो गई। और उस दिन जो चांद निकलने का जो समय था वो रात के 9 बजे का था और 9 बजे तक एक तरह से अंधेरा ही रहना था। इसलिए शाम के करीब 7 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच का जो समय था उसी के बीच में ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता थी, क्योंकि शेरनी अगर आती तो उसका दिखाई देना मुश्किल था। और जो कटरा था वो भी साफ नजर नहीं आ रहा था, कच्ची मिट्टी की वजह से एक हल्का सा धुंधला सा वो दिखता था। और 9-9:30 बजे जब चांद निकल जाता था तो तब उसका उजाला फैल सकता था। और अशोक सिंह ने 10 बजे तक उस मचान पर बैठना था और जो टीम गई थी ट्रैक्टर से वापस, उनको बता दिया गया था कि 10 बजे वो वापस आए और शिकारी दल को ले जाए। लेकिन इन 3 घंटों में जो लगातार शिकारी दल ऊपर बैठा हुआ था उनके स्नायु तंत्र पर काफी जोर पड़ रहा था। लगातार अंधेरे में आंखें गड़ाकर उस दिशा की तरफ देखना जिधर कटरा बैठा हुआ था, बड़ा ही प्रेशर वाला काम था वो। और इधर जो शेरनी थी जैसे ही 7-7:30 बजे वो अशोक सिंह की मचान के बिल्कुल नीचे पेड़ की जड़ में ही आकर बैठ गई और करीब पौन घंटे तक वो शेरनी 1 घंटे तक वहां पर बैठी रही। और उसको शक हो गया था कि ऊपर इंसान बैठा हुआ है। कभी वो ऊपर की तरफ देखती थी मचान की तरफ, कभी वो कटरे की तरफ देखती थी। और कटरे की जो भाव भंगिमा थी, मीन्स की नजर तो साफ नहीं आ रहा था, लेकिन जो कटरा था वो खड़ा हो गया और उसकी घंटी जोरों से बज रही थी। कटरे के गले में घंटी बंधी हुई थी। उस घंटी से ही उनको आइडिया लग रहा था कि कटरा काफी डिस्टर्ब हो रहा है किसी को देख करके, और बड़े जोरों से उसकी घंटी हिल रही थी। और लगातार घंटी हिलने से उनको इतना तो पता था कि कटरा अभी जीवित है, मरा नहीं है। लेकिन शेरनी का उन्हें पता नहीं था कि शेरनी तो उनके बिल्कुल नीचे ही पेड़ के नीचे बैठी हुई है। और वो काफी सावधान होकर के और उस कटरे की दिशा की तरफ अपने आंख कान से पूरे ध्यान से उधर देख रहे थे। लेकिन शेरनी को शंका हो गई थी, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ी और वहीं वो पेड़ के नीचे ही बैठी रही। और जब रात के करीब 10 बज गए तो जो ट्रैक्टर से जो पार्टी आई 10-12 जनों की अशोक सिंह को और उस गार्ड को लाने के लिए, तो उन्होंने अपनी हेडलाइट की रोशनी में शेरनी को उस पेड़ के नीचे ही बैठे हुए देखा तो वो हैरान हो गए और वो थोड़ी देर के लिए दूर ही खड़े हो गए। और जब शेरनी ने हेडलाइट की तरफ देखा तो शेरनी भी बैठी रही, वो हिली नहीं। जब उन 15-20 जनों के द्वारा जो ट्रैक्टर के अंदर बैठे हुए थे उनके द्वारा जोरों से शोर मचाया गया, क्योंकि 2 ट्रैक्टर आए थे इनको लाने के लिए, और उनके द्वारा जब जोरों से शोर मचाया गया तब शेरनी वहां से हिली। और उनके शोर मचाने से अशोक सिंह को पता लग गया कि शेरनी जरूर कहीं आसपास है, इसकी वजह से ही ये जो लेने के लिए आए हैं ये शोर मचा रहे हैं। लेकिन उनको तो शेरनी ही नजर नहीं आई थी। बाद में जब शेरनी वहां से चली गई तो अशोक सिंह और जो फॉरेस्ट गार्ड थे वो नीचे उतरे। तब नीचे पगमार्क और बैठने के निशानों को देख करके उनको आइडिया हुआ कि जिस शेरनी को वो ढूंढ रहे थे वो तो उनके पेड़ के नीचे ही बैठी हुई थी। लेकिन उसको फिर भी गोली मारना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ऐसे करके निशाना, बिल्कुल सीधा निशाना लगाना बहुत मुश्किल काम था।
और इस तरह से शेरनी इनको धोखा दे करके चली गई और कटरे को खोल करके वापस ले जाया गया और जो अशोक सिंह थे वो भी वापस गांव में चले गए। और इस प्रकार इस शेरनी को मारने का जो पहला अभियान था वो असफल रहा। और उसके अगले दिन ठीक उसी जगह पर कटरे को बांधा गया और 3 घंटे के लिए अशोक सिंह को फिर मचान के ऊपर बैठना था। मचान वैसे ही बंधी रहने की और वो जो शेरनी थी वो उस कटरे को मारने के लिए आई नहीं। वो जो गन्ने के खेत थे दोनों तरफ वो 8-8 फीट की दूरी पर थे और शेरनी 1 सेकंड के अंदर उस कटरे को ले गई। और जब तक जो शिकारी दल था वो टॉर्च जलाता या रोशनी करता तो उन्होंने देखा ना वहां पर शेरनी है ना वहां पर कटरा है। और शेरनी इतनी तेजी से गन्ने के खेत में से निकल करके उस कटरे को ले गई और एक ही झटके में उसकी रस्सी भी टूट गई और जो खूंटा था वो भी उगड़ गया। और इस प्रकार जो शेरनी थी वो भी गायब हो गई थी और साथ में जो कटरा था वो भी गायब हो गया था। और जो अशोक सिंह थे वो हाथ मलते ही रह गए, उनको मौका ही नहीं मिला बिल्कुल भी। और उस मचान को वैसे ही बंधा रहने दिया गया और रात के 10 बजे फिर उनको वापस ले जाया गया गांव में। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था जो लोग बाग थे वो आकर के अशोक सिंह को ले गए थे। पैदल जाना तो खतरा हो सकता था, ट्रैक्टर पर आए और उनको ले गए। दो असफल अभियानों के बाद में शिकारी दल ने एक और अभियान करने के बारे में सोचा और तीसरी रात वो फिर उसी मचान के ऊपर बैठे। उस मचान को वैसे ही बंधा रहने दिया गया था। शाम के 4 बजे शिकारी दल आकर के उस मचान के ऊपर बैठ गया और उसके आधे घंटे के बाद में एक दूसरे ट्रैक्टर के ऊपर कुत्ते को बेट के रूप में लाया गया और साथ में एक तख्त लाया गया। तख्त का मतलब कि एक मंच होता है जिसके ऊपर तख्ते लगे होते हैं, लकड़ी के फट्टे लगे होते हैं और गांव में अक्सर बैठने और सोने के रूप में उसका काम लिया जाता है। वो एक तख्त लाया गया और उसको उस जगह पे रखा गया जहां पहले कटरा बांधा गया था। और उस तख्त के ऊपर एक कुंडी लगा करके उस कुत्ते को बेट के रूप में बांधा गया। इस प्रकार वो जो कुत्ता था वो जमीन के लेवल से करीब 2 फीट की ऊंचाई पर बांधा गया उसको। ये सारा इसलिए किया गया कि अगर शेरनी अचानक कुत्ते के ऊपर हमला करती है जैसा कि उसने पिछली बार कटरे के ऊपर किया था और शिकारी दल को मौका ही नहीं मिला था गोली चलाने का, तो शेरनी को पहले उस मंच के ऊपर छलांग मारकर आना पड़ेगा और उसके बाद वो कुत्ते को पकड़ेगी और फिर छलांग मारकर नीचे जाएगी और 3, 4, 5 सेकंड का जो वक्त है वो शिकारी दल को मिल जाएगा। और शेरनी का जो अचानक हमला है उसको असफल करने के लिए यह प्रयोग किया गया। और जब कुत्ते को बांधकर जो ट्रैक्टर वाले थे वो जब वापस गांव की तरफ गए तो कुत्ता बुरी तरह से विलाप करने लगा। बड़ी जोर से कुत्ता रियाया और करीब आधे घंटे तक वो रोता ही रहा गांव की दिशा की तरफ मुंह करके। और उसके इस प्रकार रोने से, बोलने से, चिल्लाने से उस शेरनी के आने की संभावना बढ़ गई थी और शिकारी दल ऊपर मौका लेने के लिए पूरे तरह से तैयार बैठा था। और इतने में जो कुत्ता था आधे घंटे के बाद में वो शांत होकर बैठ गया और शिकारी दल की जो आशाएं काफी ऊंचाई तक चली गई थी वो भी नीचे आ गई और शिकारी दल भी थोड़ा रिलैक्स होकर बैठ गया। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा और शाम के करीब 6:30 के समय था जब हल्का हल्का अंधेरा भी था और हल्की हल्की रोशनी भी थी। अचानक कुत्ता उठकर खड़ा हो गया और बुरी तरह से रियाने लगा और अपनी जो रस्सी थी उसको तोड़ाने की कोशिश करने लगा और लगातार वो सामने के गन्ने के खेत की तरफ देखता जा रहा था। इसका मतलब साफ था कि उस गन्ने के खेत में वो शेरनी आ गई थी और बड़े ध्यान से वो अपने शिकार को देख रही थी, लेकिन वो गन्ने के खेत में से बाहर नहीं आ रही थी। कुत्ते की जो हरकतें थी वो शिकारी दल को बता रही थी कि शेरनी किस दिशा में है। और कुत्ता करीब आधे घंटे तक ऐसे ही रह रहकर रियाता रहा और उसके बाद फिर शांत होकर के खड़ा हो गया, जो ये बता रहा था कि जो शेरनी है वो फिर वापस कुछ दूर पीछे चली गई है। शेरनी को कुछ उसमें कुछ साजिश नजर आ रही थी क्योंकि कुत्ते को ऊंचाई पर बांधा गया था। या यह भी हो सकता है कि शेरनी को शिकारियों के बारे में पता हो। जो शेरों की जो देखने की शक्ति होती है वो काफी तेज होती है। और उसके बाद में कोई घटना नहीं हुई। रात के 10 बजे तक शिकारी दल ऊपर बैठा रहा और तय समय के अनुसार ट्रैक्टर से गांव वाले आए और 10 बजे अशोक सिंह को और दूसरे उनका जो गार्ड थे उनको साथ में ले गए। और इस प्रकार ये 3 शेरनी को मारने के जो अभियान थे मचान पर से वो असफल हो गए। इसके बाद इसको मारने के दूसरे उपायों के बारे में सोचा गया। इसके बाद
उस शेरनी ने क्या क्या घटनाएं की, उसको किस प्रकार से मारा गया, वो सारा कुछ मैं आपको अपने अगले पार्ट में बताऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखना मेरे साथियों। नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम साथियों।